वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। आज मैं बात करने वाला हूँ उन बच्चों से जो MHTCT को 2027 में अपीयर करने वाले हैं। ये वो बच्चे यार जो अभी भी 10th देकर आए हैं, 1.5 साल बाद MHTCT देने वाले हैं। तो इनमें से कई अभी तक आराम कर रहे थे और अब धीरे धीरे जागने लगे कि दिखा कि यार MHTCT नाम की कोई चीज है कि सीट एग्जाम होती क्या है, क्या करना चाहिए। एवरी स्मॉल स्टेप इन 11th मेक्स बिग डिफरेंस इन क्लास 12। कैसे करना चाहिए डिटेल में इस पे और चर्चा करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फोकस ऑन बेसिक्स। सारी बातें थोड़ा समझते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है एकदम स्ट्रक्चर्ड। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। आज मैं बात करने वाला हूं उन बच्चों से जो 2027 में मतलब यहां से 1.5 साल बाद MHTCT देने वाले हैं। 18-19 महीने हमारे पास है और उन बच्चों को क्या करना चाहिए, कैसे चालू करना चाहिए। ये वो बच्चे यार जो अभी भी 10th देकर आए हैं, 10th एग्जाम बहुत अच्छी गई है। इन्हें लगता है कि भाई बहुत पढ़ाई कर ली सर, तो इनमें से कई अभी तक आराम कर रहे थे, अभी तक चिल कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे, चिलैक्स कर रहे थे, इजंट इट। और अब धीरे धीरे जागने लगे कि अब मुझे क्या करना है, किस तरफ जाना है। और जागते जागते उन्हें दिखा कि यार MHTCT नाम की कोई चीज है। या फिर ऐसे भी बच्चे जो जेई के लिए प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं और अब देख रहे हैं कि जेई तो थोड़ी डिफिकल्ट है, या जेई के साथ साथ और कितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो मैं दे सकता हूं, और उन्हें दिखता है यहाँ कि MHTCT का ऑप्शन है। बिल्कुल, तो ऐसे सारे बच्चे जो MHTCT को 2027 में अपीयर करने वाले हैं, देने वाले हैं, उनके लिए कैसे रोड मैप होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और हाँ, मैं आज कुछ एक बात, पर्टिकुलरली एक बात बता के जाऊंगा आपको। बस डिटेल में इस पे और चर्चा करनी है, बहुत सारी बातें करनी है और आगे आते रहेगी, राइट। CET के बारे में, उसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें हम सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। लेकिन आज का वीडियो खास इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको अभी करनी चाहिए वो शेयर करने वाला हूं। तो आखिर तक देखना, मेरे साथ आखिर तक रहना, मजा आएगा, ठीक है। और अगर कोई क्लास 12th वाला बच्चा है जो अभी एग्जाम देने वाला है 6-8 महीने बाद, वो सोच रहा होगा यार काश मैं भी 1 साल पहले इसको देख लेता, काश, है ना। ऐसा होता है ना यार, मेरे पास और टाइम होता, काश मेरे पास और होता टाइम, मैं बहुत बढ़िया कर लेता। ये सब चल रहा होगा, बट बिल्कुल डोंट वरी, आप अच्छे से कर रहे हो, करते रहो। आप अपने CET 2026 के लिए तैयारी करते रहिए। लेकिन 2027 वाले बच्चों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, अगर आप देख रहे हो तो, राइट। उन्हें बहुत फायदा होगा, उन्हें जल्दी स्टार्ट करने का बिल्कुल बहुत फायदा होगा, राइट। तो बिफोर आई स्टार्ट, थोड़ा समझते हैं कि CET एग्जाम होती क्या है क्विकली। तो सबसे अच्छी बात क्या है CET एग्जाम की, पता है? सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखता, नो निगेटिव मार्क। मतलब अगर आप, है ना, राइट, अगर आप जेई दे रहे हो तो आपको पता है कि यार निगेटिव मार्किंग होती है। बिल्कुल, यहां कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 3 सब्जेक्ट पर होता है। अगर मैं इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा हूं, फार्मेसी की तरफ जा रहा हूं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। 50 क्वेश्चन यहां आते हैं, 50 क्वेश्चन यहां आते हैं और 50 क्वेश्चन यहां आते हैं, ठीक है। 50-50-50 पर, राइट। यहां पेपर 1 होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर 100 क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच, तो 100 मार्क का ये होता है, ठीक है। ओके, तो ये होगा पेपर 1। पेपर 2 ये होता है मैथ्स का, ओनली मैथ्स का। अगेन इसके भी 50 क्वेश्चंस, लेकिन हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, इसीलिए तो मैथ्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो मैथ्स को स्कोर करना ज्यादा जरूरी है। और दोनों के लिए जो समय होता है, टाइम होता है, वो 90 मिनट्स होता है। मतलब कि सर 90 मिनट्स में मुझे पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, बिल्कुल करने होते हैं। 90 मिनट्स में CET में आपको जो 50 क्वेश्चंस मैथ्स के करने होते हैं, बिल्कुल करने होते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्या था, जितना पढ़ा उसी में से आया, राइट। 3 घंटे का पेपर, 2.5 घंटे का पेपर, और आराम आराम से लंबे लंबे आंसर्स लिखते रहे। यहाँ पे बहुत सारे जुगाड़ लगते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारी अलग अलग मेथड से सॉल्व करने का तरीके, स्पीड, बहुत सारी चीजें लगती है, राइट। और वो सब हमें सीखना है, वो सब हमें समझना है, राइट। तो MHTCT एग्जाम, है ना, पैटर्न हल्का फुल्का समझ लीजिए, ठीक है। 4 ऑप्शन, 4 में से 1 करेक्ट, लेकिन निगेटिव नहीं है। तुक्के भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन तुक्का लगाने से हम बेस्ट कॉलेज में जाएंगे क्या, ये भी सोचने वाली बात है, ठीक है। तो यार अर्ली स्टार्ट करने का एडवांटेज क्या है, क्योंकि हमारे सपने भी बड़े होने चाहिए।
MSTCT का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, पुणे में, मुंबई में, नागपुर में, हमारे जो सिटीज़ है हर जगह बेस्ट कॉलेजेस है इंजीनियरिंग के लिए। हाँ, इंडिया लेवल पे जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस है उन्हें compete करते हुए NIT लेवल के कॉलेजेस हमारे पास है। आप सब जानते होंगे कि पुणे में COEP बेस्ट कॉलेज है, और ये कॉलेज कोई NIT से कम नहीं है। इतना अच्छा इसका सारा प्लेसमेंट, एल्यूमनाई, हर चीज़। इवन मुंबई में VJTI है, बहुत अच्छा कॉलेज है, राइट। इसके अलावा PICT बहुत अच्छा कॉलेज है, SPIT, राइट, वालचंद सांगली, ठीक है, बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे, राइट, बहुत सारे नाम मिल जाएंगे आपको। अगर आप नागपुर की बात करें तो ICC, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बहुत कई अच्छे, गवर्नमेंट औरंगाबाद बहुत अच्छा है, राइट। तो काफ़ी कॉलेजेस बहुत बड़ी, नासिक में अगर गए तो KK बाग अच्छा है, अमृत वाहिनी, बहुत सारी लिस्ट हमारे पास है। तो हम महाराष्ट्र इज ब्लेस्ड विथ लॉट ऑफ गुड कॉलेजेस। तो हम बच्चे क्यों JEE की तरफ ज़्यादा देखें? हमारी CET हमें जब इतनी सारी कॉलेजेस प्रोवाइड कर रही है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है, तो हम इस पर ध्यान दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। एंड अर्ली स्टार्ट करने का फायदा ये है कि हम स्कोर अच्छा करने पे ध्यान देंगे, राइट। पता है आपको, अगर इतने अच्छे अच्छे कॉलेज में जाना हो तो आपको 99 परसेंटाइल की तरफ जाना होगा, इवन 99 परसेंटाइल प्लस जाना होगा। इसको लाना है मतलब आपको अराउंड 150 160 स्कोर करना होगा, राइट। तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा कितना स्कोर करना पड़ता है आउट ऑफ 200। तो 150 160 आप 99 परसेंटाइल के ऊपर हो जाते हो, और वहां पर आपको ये सारे टॉप कॉलेजेस में एंट्री मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है। 99.5 भी क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको टारगेट रखना है 150 का, 140 150 160 अकॉर्डिंगली आप। तो इसीलिए हम अर्ली स्टार्ट करते, इसीलिए हम आगे अपना एम रखते और पढ़ाई मेहनत की तरफ शुरू कर देते हैं। अभी तक नहीं किया, लेकिन अभी भी शुरू करके 17-18 महीने में बहुत अच्छा, काफ़ी मस्त हम अचा सकते हैं। तो सर क्लास 11 में करना क्या चाहिए? तो मैं बता रहा था ना आपको, एक ही बात है आपके लिए, क्योंकि सब लोगों को लगता है यार क्लास 11 का वेटेज बहुत कम है, CET में तो 12th ही ज़्यादा पढ़ते हैं, 12th में ज़्यादा पूछते हैं। कई पेरेंट्स, कई बच्चे जल्दी 12th का सिलेबस शुरू कर देते पढ़ना, राइट। चलो अभी 12th शुरू कर देता हूँ, अभी 12th शुरू कर देता हूँ, ये गलती करते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको फोकस बेसिक्स पे करना है। अब बेसिक्स पे करना है। आपको लगेगा कि यार एक ही क्वेश्चन आता है ट्रिगो पे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो हर जगह इतना लगता है कि आखिर तक बच्चा इससे लड़ता रहता है। आपको डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री और उसके फॉर्मूले लगते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में डेफिनाइट इनडेफिनाइट ट्रिग्नोमेट्री लगता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नाम का एक चैप्टर उसमें लगता है। कई सारी जगहों पर, कई सारी डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत सारी जगहों पे आपको ट्रिग्नोमेट्री लगता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री किसी को बहुत अच्छे से आता हो तो काफ़ी आराम से वो कई चैप्टर्स निकाल लेता है क्लास 12th के। तो इसलिए बेसिक्स पर ध्यान देना है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं, इसके साथ साथ एक और लॉगरिथम। अब लॉगरिथम जो है ये कोई टॉपिक नहीं अलग से, लेकिन लगता है इसके बेसिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके लॉज कैसे यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, हमें आना चाहिए, और ये क्लास 11 में पढ़ा जाता है। इसके अलावा इनइक्वालिटीज सॉल्व कैसे करते हैं, इनइक्वालिटीज, वेवी कर्व मेथड, अगर आपने कभी सुना नहीं हो नाम तो यार पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, बिल्कुल। अगर ये आता हो तो आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव हलवा हो जाता है, मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीज, बहुत कुछ टॉपिक्स 12th के बहुत आराम से आप सॉल्व कर पाते हो, अदरवाइज डिफिकल्ट लगते हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा कोनिक्स और स्ट्रेट लाइन भी बहुत काम आता है। तो स्ट्रेट लाइन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सर्कल कॉन्सेप्ट बहुत काम आ जाते हैं हमारे, स्ट्रेट लाइन, सर्कल के जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन में, इवन एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में टैंजेंट वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो ये कुछ चैप्टर्स है, बेसिक्स इनके स्ट्रॉन्ग चाहिए। भले आप कहोगे यार ये जो है फंक्शंस भी, बिल्कुल, अगर हमें फंक्शंस का बेसिक्स पता चल जाए ना तो और मजा, हमारी प्रिपरेशन की लेवल बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो अगर हम टॉप कॉलेज में जाना चाहते हैं तो हमें बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, और क्लास 11 का यही एम होना चाहिए कि ये सारे टॉपिक्स जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ हमारे स्ट्रॉन्ग है क्या। हमें फाउंडेशन और क्लैरिटी इन कॉन्सेप्ट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि अरे 12th जल्दी शुरू कर देना, 12th पे भगाते ना, फिर 12th में आने के बाद काफ़ी बच्चे अटक जाते क्योंकि उनको ना ये सब चीज़ें नहीं आती, अगर हम अभी ध्यान दें कि हम इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर ले, जीरो से स्ट्रॉन्ग करें, बहुत बेसिक लेवल से स्ट्रॉन्ग करें। एलसीएम कैसे निकालते हैं वो यहाँ क्लियर कर ले, बिल्कुल एलसीएम निकालना ये भी बहुत लोगों को टफ जाता है। कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करना है, तो वो काफी कुछ है जो बेसिक्स हमें आने चाहिए। और अगर आपको नहीं आते हो, 12th का आप डायरेक्टली शुरू करते हो तो तकलीफ हो जाती है। तो बस मेरा एक ही मैसेज है आपको, फोकस ऑन बेसिक्स,
जितना फाउंडेशन स्ट्रांग होगा उतना हम ऊपर इमारत बड़ी बना सकते हैं, और हमें बड़ी इमारत बनाना है क्योंकि हमें पहुंचना बहुत ऊंचाई पर है, राइट। तो बच्चा लोग, अगर आप चाहते हो कि गणित अंक के साथ आपको ये जर्नी शुरू करनी है तो बिल्कुल आप कर सकते हो। देखो एक बार क्लास 11 का कौन सा सिलेबस है जो पूछा जाता है, तो ये पूरे 10 चैप्टर्स है, और 10 पे हर एक पे क्लास 11 का, आपको पता है ना सीटी में क्लास 11 का थोड़ा सा ही वेटेज होता है, 20% वेटेज। अब 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है क्लास 11, ठीक है। तो आप देखो ये 10 चैप्टर्स मैथ्स के आते हैं और हर एक पे एक एक क्वेश्चन, लेकिन भले ही एक एक क्वेश्चन का ही वेटेज हो, लेकिन इनका यूज दूसरे चैप्टर्स में बहुत जगह पर है। जैसे मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री बहुत जरूरी है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, फंक्शंस, राइट। इसके अलावा कोनिक सेक्शन, ये 4-5 चैप्टर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लॉगरिथम, वेवी कर्व, जो भी मैंने नाम लिए है ना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमें बेसिक्स पर ध्यान देना है। ये लिस्ट ऑफ चैप्टर्स है जो हम करना चाहेंगे और करना है हमको 11th के। सारे चैप्टर्स नहीं आते, जेई वगैरह में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, और ये एचएससी के टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं 11th के कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है सीबीएसई में ये आपको 12th में दिखे, लेकिन एचएससी जो महाराष्ट्र स्टेट की टेक्स्ट बुक है उसको हम फॉलो करते हुए कह रहे हैं कि ये सारे चैप्टर्स हमें क्लास 11th के सीटी में मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप गणित अंक के साथ शुरू करना चाहते हो, बहुत बेसिक से करना चाहते हो, अभी आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हो लैम्बडा 2.0 से। लैम्बडा बैच हमारी है जो बेसिक्स कवर कराती है। डिफरेंशिएशन भी आपका जो क्लास 12 का टॉपिक है वो भी शुरू हो जाएगा, लेकिन बहुत बेसिक से, काफी जीरो लेवल से, और जितने नाम मैंने लिए वो क्लास 11 के सारे 10 चैप्टर सारा इसमें हम कवर करेंगे। तो ये आप कवर कर लो। अगर अभी से भी शुरू करते हो तो आप फेब तक ये सब कर लो, और फिर उसके बाद आप गणित अंक के साथ क्लास 12 के लिए शुरू कर सकते हैं। अभी जीटा 3.0 शुरू हुए, लेकिन आप लोगों के लिए ये हो जाएगा जीटा 4.0, बिल्कुल। तो 4.0 में हम फिर मिलेंगे और आगे लाइव और सारी जर्नी साथ में करेंगे, सीटी में साथ में मचाएंगे। तो अभी बेसिक्स पर ध्यान देना है, जो कि लैम्बडा बैच से आप कर सकते हो। सारी बातें जो जो इंपॉर्टेंट है एकदम स्ट्रक्चर्ड, हर लेक्चर के बाद उस पर क्विज, उस पर बहुत सारी प्रैक्टिस, उसके वीडियो सॉल्यूशंस, हर चीज आपको यहाँ मिलेगी। और फिर बाद में लाइव कनेक्ट करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, सारी प्रैक्टिस करना, वो हम जीटा 4.0 में करेंगे, लेकिन वो होनी चाहिए फेब के बाद। तब तक बेसिक्स पर ध्यान देना है, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, एवरी स्मॉल स्टेप इन क्लास 11 मेक्स बिग डिफरेंस इन क्लास 12। ये बहुत सही है ना। फिर मैं कहता हूं, एवरी स्मॉल स्टेप इन 11 मेक्स बिग डिफरेंस इन क्लास 12, राइट। तो ऑल द बेस्ट। गणित के साथ हमेशा मचाओगे और एमएसटी सिटी में करके दिखाओगे।